तो हमने बिग एम मेथड और टू फेज मेथड की बात करी थी, उसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? बिग एम मेथड में उसको क्वेश्चन देना भूल गया था मैं, आज दे दूंगा, ठीक है। बिग एम मेथड और टू फेज मेथड में कोई कंफ्यूजन है किसी को वैसे? नो सर। है? नहीं सर। अच्छा, चलो ठीक, चलो ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें स्पेशल केसेस इन सिंपलेक्स मेथड जो हैं उनके बारे में देखना है। तो सबसे पहला जो स्पेशल केस है हमारे पास वो है डीजेनरेसी का, ठीक है। तो हमें चार स्पेशल केसेस देखने हैं सिंपलेक्स मेथड में। फर्स्ट वन इज डीजेनरेसी, सेकंड वन इज अल्टरनेट ऑप्टिमम, थर्ड वन इज अनबाउंडेडनेस एंड फोर्थ वन इज इनफिजिबिलिटी। आपको ये मेरा पेन जो रेड टिक बनाते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जो हमारे पास डीजेनरेसी वाला केस है वो उसमें क्या होता है ये देखना है हमें। तो एक प्रॉब्लम है जिसको डीजेनरेसी, जिसमें डीजेनरेसी आएगी, ठीक है। तो आपने इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आप सिंपलेक्स मेथड लगाते हैं वैसे ही लगाना है इसको, ठीक है। तो आपने स्टार्ट करा 4x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 इज स्मॉलर देन 8, 3x1 प्लस 2x2 स्मॉलर देन 12। अच्छा, इसमें डीजेनरेसी आपको भी पता नहीं है, आपको पता करना है कि है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जैसे हम लोग अभी तक करते हैं। जैसे हम करते हैं वैसे करना है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसमें S1 ऐड करना पड़ेगा और दूसरे वाले कंस्ट्रेंट में S2 ऐड करना पड़ेगा। S1 एंड S2 आपने ऐड करा इसमें कंस्ट्रेंट्स के अंदर, और सिमिलरली जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपने 0S1 और 0S2 लगाया, ठीक। आपने प्रॉब्लम स्टार्ट करी, S1 और S2 बेस में रहेंगे ये, ठीक है। एक साथ आ जाया करो यार एक टाइम पे, तभी थोड़ा लेट आता हूं मैं। और किसी को आना है? आवाज आ रही मेरी? हेलो? यस सर। यस सर। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हम लोग पहले कन्वर्ट करते वैसा कन्वर्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद हमने इसमें क्या बनाई, सिंपलेक्स टेबल बनाई, बी सी बी एक्स बी, जो x1 x2 s1 s2। यहाँ पे क्या है 4300 क्या है, इसके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लिए। S1 S2 जो हमारा बेस में आएगा वो है स्टार्टिंग इनिशियल बेस में। सी बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ S1 और S2। 8 और 12 क्या है, जो राइट हैंड साइड वैल्यूज हैं, ठीक, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो ये 2 3 1 0 क्या है, कोफिशिएंट्स है। थ्रू 2 3 S1 का क्या आएगा, 1 आएगा, S2 है नहीं तो 0 आएगा, ठीक है। S2 के नीचे 0 रख दिया। चलिए सेकंड वाले में हमारे क्या पास क्या है, हमारे पास आया 3 2, S1 का क्या है 0 आया और S2 का क्या है 1 आया, ठीक। अब हमने इसमें सीजे माइनस जेड जे निकाला। मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं मेन चीज बता रहा हूं। तो सीजे माइनस जेड जे विल बी, हमने जैसे निकालना था वैसे निकाला, विच इज 4300, ठीक। इसके आगे हमारा ये क्या बन गया आपका 4, क्योंकि मैक्सिमम हाईएस्ट पॉजिटिव वाला है, तो दिस विल इज गोइंग टू बी की कॉलम, ठीक। और ये की कॉलम होगा तो हमने एक्स बी अपॉन एक्स आई निकालना है जब तक कि एक्स आई इज ग्रेटर देन 0 रहना जरूरी है, ठीक। तो 8/2 विच इज इक्वल टू 4, 12/3 इज इक्वल टू 4। ये दो आपके चीजें आगे। 8/3 सॉरी 8/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड सिमिलरली क्योंकि ये की क्या है आपका कॉलम है, और 12/3 इज ऑल्सो 4। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, टाई की कंडीशन बन रही है, ठीक है। ये 4 एंड 4 वाली, तो इस वाले केस में क्या करेंगे, आप किसी को एक को भी ले सकते हैं, ठीक। और डीजेनरेसी वाले में क्या होगा कि जो आपकी जो मिनिमम मिनिमम वाली है, ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स आई की वैल्यू आपकी जो है टाई में आएगी, जैसे इस वाले केस में आई है। तो टाई 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 की कंडीशन आई है। एक साथ आ जाया करो भाई थोड़ा सा।
तो आपके पास इसे टाई की कंडीशन आई है विच इज 4 and 4, ठीक है। तो अब इस वाली कंडीशन में क्या करना है आपको, की कॉलम तो आपको पता है, अब इन दोनों में से की रो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सो यू कैन गो विद एनीवन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले इस वाले में जाना है, इस वाले में जाना है, आप किसी के भी साथ में जाएंगे आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सबसे पहली चीज है। और ये जो कंडीशन है, टाई वाली जो कंडीशन आपके पास आई है 4 and 4, दिस इज द कंडीशन फॉर डीजेनरेसी। अगर आपके पास मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स आई जो है, दो जो जिनमें से आपको चूज करना है वो सिमिलर आ रहे हैं, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ डीजेनरेसी, ठीक। इस चीज का ख्याल रखना है। तो डीजेनरेसी कभी भी इसका मतलब ये है कि आपको सोल्यूशन को नहीं रोकेगी, कहने का मतलब ये। हाँ, अगर मान लीजिए सपोज करिए इसके बाद मेरी सपोज करिए मैंने ये वाला 4 को रख के, सेकंड वाले को 4 को रख के मैंने इस वाले को की रो बनाया है और की कॉलम ये है, तो उसके बेसिस पे x2 पहले जाएगा, तो उसके बेसिस पे हमने आगे प्रॉब्लम सॉल्व करी, x2 को x1 से रिप्लेस करा और फिर आगे प्रोसीजर अपनाया, फिर यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिला, ठीक है। आपको यहाँ पे x2 को रिप्लेस करा, x1 आया, फिर यहाँ पे आगे प्रोसीजर अपनाया और आपका इसका सोल्यूशन मिला विच इज योर x2 इज 0 एंड x1 इज 14, ठीक 4, जो z की वैल्यू 69। तो लेकिन अगर आप ऊपर वाले 4 को चूज करते तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाए, छोटा हो जाए। इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है कि एक टेबल एक्स्ट्रा बने आपकी और एक टेबल, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक टेबल कम बने, लेकिन डीजेनरेसी के केस में आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक। और डीजेनरेसी का सिंपलेक्स मेथड में मतलब क्या है, जब मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स है जिसको आपको चूज करना है, दो आर सिमिलर, यानी इन दोनों के बीच में टाई हो जाए, ठीक। तो आप किसी को भी रख के सोल्यूशन को पाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि कुछ बुक्स में ऐसा होगा कि पहले इसको रख के देखें, पहले उसको रख के देखें, उसमें ज्यादा टेंशन लगने की बात नहीं है, आप किसी को भी रख के देखिए आपको सोल्यूशन मिलेगा। अब मैंने जैसे बताया था कि डीजेनरेसी कंडीशन आती कब है, ये तब आती है अगर हम ग्राफिकल उसमें देखें तो ये आपकी जो दो कंस्ट्रेंट्स की लाइन है, 2x1 प्लस 3x2, 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 12। ये आपकी दो लाइंस है, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 8, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 12। ये दो लाइंस हैं, दीज आर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ऐसा क्रॉस तो दूसरी जगह भी कर सकती हैं, ठीक है, दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, बट यहाँ पे क्या है, जैसे हमें पता है कि ये दो कंस्ट्रेंट्स हैं, इनके अलावा हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स और हैं विच आर x1 इज ग्रेटर देन 0 और x2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट आपके बिना बताए हैं, इसका मतलब आपको जो भी चीज निकालनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालनी है। तो आपका जो फिजिबल रीजन है उसके यहाँ पे 3 पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, एक तो ये वाली लाइन जो विच इज योर दिस लाइन, एंड एक याली जो कंस्ट्रेंट की लाइन है दिस वन, एंड ये 3। तो यहाँ पे 3 पॉइंट जो हैं आपके एक साथ जो है पढ़ रहे हैं। तो रीजनरेसी कंडीशन तब आएगी जब क्या होगा, आपका डीजेनरेसी डेवलप व्हेन देयर आर 3 कंस्ट्रेंट पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट्स है, विच यहाँ वाला ये वाला जो कंस्ट्रेंट है, ये वाला जो कंस्ट्रेंट्स है और दिस वन कंस्ट्रेंट, 3 कंस्ट्रेंट के एक ही पॉइंट पे आपको मिल रहा है, सोल्यूशन मिलने के चांसेस हैं फिजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। ये फिजिबल रीजन से टच कर रहा है, इस वजह से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 पॉइंट एक साथ मिल रहे हैं, तब ये कंडीशन है डीजेनरेसी की, ठीक है। तो डीजेनरेसी की बात समझ में है। डीजेनरेसी कभी भी आपको सोल्यूशन को मतलब ऐसा नहीं कि आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, डीजेनरेसी सोल्यूशन मिलेगा। इसकी पहचान क्या है, आपकी जो मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स आई वहां पे टाई का कंडीशन बनती है, ठीक। और ये ग्राफिकल में क्या होता है, इसमें ग्राफिकल उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक पॉइंट पे फिजिबल रीजन के वहां पे 3 जो है कंस्ट्रेंट आपके क्रॉस कर रहे होंगे, तब आपका डीजेनरेसी कंडीशन बनेगी, ठीक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज योर अल्टरनेट ऑप्टिमम। अल्टरनेट ऑप्टिमम में क्या होता है, अगर आप अल्टरनेट ऑप्टिमम की कंडीशन देखिए, जैसे याली जो आपके पास क्वेश्चन है जिसमें z है आपका 4x1 प्लस 40x1 प्लस 30x2, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स आर x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 40 एंड सेकंड कंस्ट्रेंट आर 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन 120, ठीक। तो अब इसमें जो ये मल्टीपल ऑप्टिमम में, अब ये तो हमने पता है कि जब मल्टीपल ऑप्टिमम की कंडीशन में जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है वो किसी ना किसी कंस्ट्रेंट के पैरेलल होती है, तब हम बोलते हैं कि ये जो है आपका मल्टीपल ऑप्टिमम दे सकता है। लेकिन ये सिंपलेक्स मेथड में कैसे आपको समझ में आएगा, ये जब तब समझ में आएगा जो सोल्यूशन करते टाइम, सपोज करिए आपने स्टार्टिंग करा bxb, ये b है,
ठीक है। आपने ये जो राइट हैंड साइड वैल्यूज होती हैं वो है, आपने ये बी सी बी एक्स बी होता है, ये बी है सी बी है और ये सी बी की वैल्यू है। यहाँ पे बी इस तरफ बना रखा है, सी बी ये है, और एक्स बी जो राइट हैंड साइड वैल्यूज होती हैं 10 एंड 30 दोज आर देयर। ठीक, इनको आज आप सॉल्व करेंगे तो मल्टीमम ऑप्टिमम वाली कंडीशन में एक टेबल पे आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि बेस में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बेस के अंदर ये जो बेसिक वेरिएबल है, यहाँ पे लास्ट में आपकी क्या क्या है, x2 और x1 की वैल्यू पता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो cj माइनस जेड से हैं, दोज आर जीरो, आइदर जीरो और निगेटिव। तब हमें प्रॉब्लम को cj माइनस जेड से जो आपका नेगेटिव या जीरो आ जाता है, तब हम बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम को टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। बट इन केस ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता है x2 और x1 बेस के अंदर है, तो x2 और x1 आपके बेस के अंदर है। यहाँ पे जो है आपका ये x2 और x1 तो बेस के अंदर, यहाँ पे तो इसके नीचे cj माइनस जेड से जीरो होना चाहिए था, बट नॉन बेसिक वेरिएबल विच इज जो s1 उसके नीचे भी आपका जीरो आ रहा है, ठीक। जब आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन आ चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर ये पता करना चाहे कि आपका आंसर क्या है, तो आप जो x2 और x1 की जो वैल्यूज हैं उसको सीधे रखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि x2 और x1 की जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है वो आपका सोल्यूशन है। बट इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन हो सकता है क्या ऑप्टिमम, तो उसके केस में देखिए मल्टीमम ऑप्टिमम में क्या था, बहुत सारे जो हैं आपके डिफरेंट वैल्यूज x2 x1 और x2 की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आंसर मिल रहा है ऑप्टिमम पे, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बेस है x2 और x1 के अलावा जो है आपका नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक का मतलब यहाँ है जो यहाँ पे बेस में नहीं है, उसके अलावा s1 के नीचे भी जीरो है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, इस केस में जो ये जीरो है इसको एज ए मैक्सिमम पॉजिटिव मान के, ठीक है, की कॉलम बनाइए, और जो जैसा हम प्रोसीजर करते हैं वैसा आगे करेंगे तो आपको दूसरा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यानी उसके ये x2 और x1 के अलावा आपको दूसरी x2 और x1 की वैल्यू मिलेगी, जो जिसके करस्पॉन्डिंग जो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आई है, सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी इसमें आएगी। मल्टीपल ऑप्टिमम का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑप्टिमम का मतलब ही यही है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सेम वैल्यू मिले ऑप्टिमम पे, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक, यस सर। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? सिंपलेक्स मेथड में हमें क्या देखना है जब हमारा मल्टीपल ऑप्टिमम आता है? बस हमें यह देखना है कि जो हमारे बेसिक वेरिएबल हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ये x1 और x2 और x1 बेस बना है, हमारे पास ऑप्टिमम भी आ चुका है। क्यों ऑप्टिमम हमें कैसे पता चला? ऑप्टिमम से पता चला कि या तो सारे जीरो हो चुके हैं या तो नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे अब जो है ऑप्टिमम हमारा आ चुका है, लेकिन x2 और x1 के अलावा भी यहाँ पे कहीं पे s1 के नीचे भी जीरो है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको एंट्री कराने की कोशिश करें, यानी इसको हम लोग की कॉलम बना दें अगर, तो और इसको आगे सॉल्व करें तो x2 और x1 की और भी वैल्यूज मिलेंगी जिसके करस्पॉन्डिंग सेम ऑप्टिमम आंसर आपको मिलेगा। मल्टीपल ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि सेम ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ किसी बहुत सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको मिले, ठीक। तो आप इस तरह से मल्टीपल ऑप्टिमम का पता लगा सकते हैं। क्या होगा, नॉन बेसिक वेरिएबल भी कहीं ना कहीं पे लास्ट सोल्यूशन में आपको जीरो मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट इज योर अनबाउंडेडनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज अनबाउंडेडनेस। तो ये प्रॉब्लम है आपके पास, विच इज योर 4x1 प्लस 3x2 x1 माइनस 6x2 लेस देन 5 3x1 इज स्मॉलर देन 11, ठीक है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा जैसे हम लोग करते हैं। पहले कंस्ट्रेंट को कन्वर्ट करा विच इज s1 और s2 से ऐड करके, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐड करा, इसमें 0 s1 0 s2 ऐड करके आपने सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी। अनबाउंडेडनेस वाली कंडीशन में क्या होगा, आप सोल्यूशन निकाल लें, जैसे s1 s2 से स्टार्ट करा, आप सोल्यूशन करते करते आप ऐसी कंडीशन में पहुंचेंगे कि जहां पे जैसे आपने ये पहली टेबल बनी, ठीक है, इसको सोल्यूशन निकाला, इसमें जो है की कॉलम कौन सा बनेगा, ये 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा जो हाईएस्ट वैल्यूज है, ठीक है। ऐसे ही ये 11/3 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसलिए ये की कॉलम और की रो बनाया और की एलिमेंट आपका 3 बन गया। आप इसको नेक्स्ट टेबल पे ले जाएंगे और फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो की एलिमेंट कौन सा बनेगा इस वाली कंडीशन में, की रो कौन सी, की कॉलम कौन सा बनेगा, की कॉलम बनेगा आपका ये 3 वाला, क्योंकि हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू cj माइनस जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग वही है। अब जब आप इससे डिवाइड xb अपॉन xi करने की कोशिश करेंगे, यानी 4/3 डिवाइडेड बाय -6, यानी 4/3 डिवाइडेड बाय -6 से वो करने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे -x की वैल्यू क्या है आपकी, विच इज नेगेटिव,
ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव है इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। और साथ ही जो 11/3 डिवाइडेड बाई 0, इसमें इस कंडीशन में xi की वैल्यू दोनों के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 नहीं है। यानी दोनों हमारी कंडीशन कैसी है, या तो xi की वैल्यू हमारी स्मॉलर देन 0 है यानी नेगेटिव है और 0 के बराबर है। इस पहले वाले में नेगेटिव आ रही है, दूसरे में 0 आ रही है। दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू टेक मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स, यानी पहले वाली नेगेटिव की वजह से नहीं ले रहे हम लोग और दूसरा वाला 0 की वजह से नहीं ले रहे। तो अनबाउंडेडनेस वाली कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स आई जो आप सोल्यूशन निकालेंगे, या उसमें जो है आप इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, या तो एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में आ जाएगी, या तो एक्स आई की वैल्यू सारे के सारे में, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अगर में से एक भी आपका दे रहा होता तो आप उसको की रो बना के आगे को प्रोसीड कर सकते थे। बट इन दिस कंडीशन वी हैव बोथ नेगेटिव, आइदर नेगेटिव और 0, ठीक। इस वजह से हम लोग इन दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते और इसकी वजह से हम लोग जो लीविंग वेरिएबल है उसको पता नहीं कर पा रहे कि रो क्या पता करता है आपका लीविंग वेरिएबल, और इसकी वजह से हमें अनबाउंडेडनेस की कंडीशन, अनबाउंडेडनेस की ग्राफिकल फॉर्म में क्या, अनबाउंडेडनेस की वजह से क्या होता है, ग्राफिकल फॉर्म में आपके क्या होता है, ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि वो जो उसके करस्पॉन्डिंग जो अंडर द एरिया आ रहा है वो फिजिबल तो होगा बट इट इज नॉट कंसंट्रेटेड, और यार वो किसी क्लोज फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये है, अगर सपोज करिए आपके पास एक प्लॉट है, इसके अंदर आपके पास एक लाइन ये है और सेकंड कंस्ट्रेंट इज लाइक दिस वन, ओके, और ये कुछ इस तरह से जो कॉमन रीजन है वो इस तरह से, बट यहाँ पे ये जो कॉमन रीजन जो है इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, यानी ये किसी परफेक्ट उसके अंदर एरिया के अंदर बॉन्ड नहीं है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन बाउंडेडनेस। इन केस ऑफ सिंपलेक्स मेथड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, जब मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स आई में एक्स आई की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है, दिस इज वाले केस में एक्स आई की वैल्यू नेगेटिव आ गए या 0 आ जाए, तब हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे और हम ये बोलेंगे कि हमारे सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड है, ठीक। लास्ट वन इज योर इनफिजिबिलिटी वाली कंडीशन में क्या होगा, तो जैसे ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2 और x1 प्लस x2 इज लेस देन 5, x2 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। इनफिजिबिलिटी वाले में क्या होता है, देखिए अनबाउंडेडनेस में सब इससे पहले अनबाउंडेडनेस में क्या था कि सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहे थे बट द एरिया अंडर द फिजिबिलिटी रीजन जो है वो किसी क्लोज उसके अंदर नहीं आ रहा था एरिया के अंदर। बट इन केस ऑफ इनफिजिबिलिटी जो कंस्ट्रेंट है, कोई ना कोई कंस्ट्रेंट ऐसा होगा जो कि आपका जो कॉमन रीजन फिजिबिलिटी वाला रीजन नहीं दे रहा है। इसका मतलब मेरा ये है कि आपका दो कंस्ट्रेंट है x1 प्लस x2 और x2 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लाइन बना रहे होंगे या ग्राफ बना रहे होंगे कि वो दोनों है एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, यानी उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एरिया नहीं मिल रहा होगा। ये कब बोल रहा हूं, जब आप कोई ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट अभी हमें क्या पता करना है, इनफिजिबिलिटी वाले में हम लोग सिंपलेक्स मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखना है, ठीक। तो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। इसमें x1 प्लस x2 इज स्मॉलर देन 5, x2 इज ग्रेटर देन 8, ठीक। आपने सबसे पहले क्या करा, इसमें आपने इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा है। ये जो लेस देन 5 है, इस वजह से हम लोग प्लस s1 करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये ग्रेटर देन वाला साइन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले वाले में क्या करा था, प्लस s1 करा था, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सबसे पहले s2 करेंगे, माइनस s2 करेंगे और उसके साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहा है, x1 प्लस x2 इज प्लस s1 इज इक्वल टू 5, ये पहले वाले का चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले का x2 इज, क्योंकि ग्रेटर देन वाला है, सो x2 माइनस s2 प्लस a1 इज इक्वल टू 8, ये जो है आपका दूसरा वाला कंडीशन हो गया। सर मतलब सरफेस और स्लैक वेरिएबल दोनों होंगे? हाँ, तो हाँ, ये मतलब देखो स्लैग ये इस वाले का, क्योंकि ये लेस देन वाला है और ये ग्रेटर देन वाला है। अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम हमने देखी नहीं थी, लेकिन इस वाली प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि आपके उसमें एक लेस देन वाला है, ग्रेटर देन वाला है, तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी है और एक सिंपल बिना आर्टिफिशियल वाली वेरिएबल वाली भी। तो इस वजह से ये कुछ इस तरह से बन गया। ये समझ में आ रहा हो कैसे बना है, ठीक। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप लास्ट में ये देखेंगे, जो सोल्यूशन आप इसका लास्ट में निकालने की कोशिश करेंगे, जब आप धीरे धीरे आगे प्रोसीजर को अपनाएंगे। देखिए, हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो मिस कर देंगे इसके, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस s1 है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, माइनस s2 है और आपने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करा है, ठीक। तो जो बेसिक वेरिएबल होंगे, इनिशियल बेसिक वेरिएबल होंगे, उसमें पहला वाला तो s1 आएगा,
ठीक है, क्योंकि उसमें A1 तो है नहीं। दूसरे वाले में आपका जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो ऐड करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे S2 नहीं आएगा, वहां पे A1 आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो वाले कंस्ट्रेंट में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो वो बेस में आ जाएगा, अगर नहीं है तो जो स्लैक या सरप्लस वेरिएबल हो सिंपल वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले की वजह से S1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरे वाले की वजह से A1 ने कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक। जब आप इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे जैसे हमने सॉल्व करा है वैसे, ठीक है, मैं सारा प्रोसीजर वही है। उसके बाद आप लास्ट में ये देखेंगे कि सारा सोल्यूशन निकल गया, सब कुछ सही है, CJ माइनस ZJ कोई, देखिए इस वाले में 2 माइनस M है, जैसे मैंने बताया 2 माइनस M है और M की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है, और ये आपका 0 दे रहा है। इसके अलावा -4M माइनस M है, ये भी नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, -M itself इज नेगेटिव, ठीक, और ये 0 है 0, ठीक है। इसका मतलब ये जो भी x2 और बेसिक वेरिएबल है आपके x2 और A1 की वैल्यू ये xb के बराबर, यानी x2 की वैल्यू कितनी आई आपकी, x2 की वैल्यू 5 आ जाएगी और A1 की वैल्यू आपकी 3 आ जानी चाहिए इसके हिसाब से, मतलब सोल्यूशन मिल गया, इसका मतलब ये तो है। बट क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल की आंसर ही आपने 3 निकाल दिया है, और अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखने की कोशिश करेंगे इसके अंदर A1 की वैल्यू, सो ये जो पूरे टर्म्स हैं वो, क्योंकि M बहुत बड़ा है तो ये सारे टर्म्स आपको जो मिस हो जाएंगे इसकी वजह से, यानी ये पूरा का पूरा डोमिनेट कर जाएगा। और इसका मतलब ये है कि ये जब आपकी इनफिजिबिलिटी कंडीशन होती है, इन दैट केस आपका बेस के अंदर, यानी जो लास्ट में सोल्यूशन है उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाता है बेस के अंदर, यानी जो यहाँ पे जो बेस है आपका, बेसिक वेरिएबल्स है यहाँ पे, सोल्यूशन का टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, CJ माइनस ZJ के लिए या तो 0 हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन तब भी बेस में आर्टिफिशियल वेरिएबल रह गया। तो इनफिजिबिलिटी वाली कंडीशन में क्या होगा, जो बेस के अंदर लास्ट में भी आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाएगा, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इनफिजिबिलिटी, बात समझ में इनफिजिबिलिटी में। और अगर आप इसको ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के उससे अगर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से होगा कि कोई प्रॉब्लम इस तरह से ऐसे जा रही है और कोई रीजन इस तरह से दूसरी तरफ जा रहा है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, ठीक है। इस वजह से जो है ये इनफिजिबिलिटी की कंडीशन। आप कोई क्वेश्चन है इसमें किसी का? सर कोई भी मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों की कंडीशन होगी इसमें, तो सर बिग एम, हाँ, टू फेज वैल्यू, इससे दोनों सॉल्व कर सकते हैं सर ना? हाँ, किसी से भी सॉल्व कर सकता है, या सिंपलेक्स, तीनों में से कोई भी लगाना सॉल्व हो जाएगा सर? देखो सारी सेम ही है, बस ये देखो सिंपलेक्स मेथड सबसे इजी प्रोसीजर है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करा, वही चीज एक बार ध्यान से देखना, फिर से मैं तो मिस कर दूंगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले लेस देन 5 वाला है, ठीक है, लेस देन वाला तो हमें खाली S1 ऐड करना है यहाँ पे, ठीक। दूसरा वाला क्या है आपका, माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन वाला, तो -S2 करा और उसके साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल और ऐड कर दिया, ठीक है। ये जो अब बात है बेस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पे S1 S2 होता सिर्फ, तो हम लोग यहाँ पे बेस में S1 S2 रखते हैं, ठीक। पहले वाले कंस्ट्रेंट की वजह से S1 कंट्रीब्यूट हो रहा है, दूसरे वाले बेस के से A1 कंट्रीब्यूट होगा, इस चीज में कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो आप आर्टिफिशियल वेरिएबल उस इक्वेशन से डालेंगे, और अगर आपके पास जो है सरप्लस वेरिएबल है या स्लैक वेरिएबल है तो यू कैन गोइंग टू पुट इट, ठीक। और अब यहाँ पे भी देखिए एक और चीज, यहाँ पे x1 x2 है, S1 S2 है और खाली यहाँ पे A1 ही है, ठीक है। 6400 जैसे ही है वैसे प्रोसीजर को आपने जैसे अपनाना है वैसे कराया, ठीक। बाकी सारी प्रोसीजर सब सेम है, बस यहाँ पे ख्याल करिएगा जो जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो इनिशियल में ही आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और वहां पे भी आपको यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा प्रोसीजर में। और कोई सवाल? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? पहले ही बताओ। आ रही है। हाँ, कोई मतलब सवाल है इसमें चारों में? सर सेकंड वाले में, सेकंड कंडीशन में, ऑप्टिमम वाले में सर, नॉन बेसिक वेरिएबल जब 0 हो जाएगा सर, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे सर, उसको कैसे करेंगे मतलब? देखो हाँ ठीक है, ये ठीक बात है। ये x2 और x1 की बाकी सब यहाँ पे 0 0 हो चुके हैं, ठीक है, और नेगेटिव हो चुके हैं, इसका मतलब टर्मिनेशन कंडीशन आ गई है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब CJ माइनस ZJ की वैल्यू या तो 0 आ जाए या तो नेगेटिव आ जाए तो टर्मिनेशन कंडीशन है, ठीक। तो इसका मतलब है इसके x2 और x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो आपका आंसर है, ठीक। ये एक आंसर है। मल्टी ऑप्टिमम में क्या होता है कि x2 और x1 की बहुत सारी वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग z की सेम वैल्यू आएगी, यही तो होता है, यानी बहुत सारे पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग z की सेम वैल्यू आएगी, तभी तो बहुत सारे ऑप्टिमम पॉइंट मिलेंगे।
तो अब क्या करते हैं हम इस वाले केस में, जो बेसिक वेरिएबल है x2 और x1 बेसिक हैं, तो x1 और x2 को छोड़ के जिसके करस्पॉन्डिंग आपका जीरो आ रहा है, जैसे ये वाला जीरो आ रहा है, उसको हम लोग क्या बना लेंगे, आप की कॉलम बना लेंगे। ठीक, दिस इज गोइंग टू बी योर की कॉलम। और फिर मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स आई निकालेंगे और फिर आगे प्रोसीजर करेंगे और फिर टर्मिनेशन कंडीशन आएगी। ठीक, सीजे माइनस जेड की वैल्यू फिर वो आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो x2 और x1 की वैल्यू होगी वो आपका दूसरा ऑप्टिमम पॉइंट होगा। बस समझ में। तो इंटर कैसे कराना है, ये आपका क्या बनेगा, अगले केस में इनकमिंग वेरिएबल बनेगा। ठीक है, और आउटगोइंग वेरिएबल कैसे पता करेंगे, मिनिमम एक्स बी आई अपॉन एक्स आई से, वो जो कि ये वाला होने वाला है। ठीक है, क्यों होने वाला है, क्योंकि आपके यहाँ पे 4/5 है और -3/5 है, इस वाले को तो वैसे ही नहीं लेंगे, तो ये वाला आपका की एलिमेंट बनेगा 4/5। ठीक, फिर जैसा हम लोग करते हैं वैसे करें, आगे प्रोसीजर को अपनाएंगे। बात समझ क्लियर हुआ, बट डाउट? जो नॉन बेसिक वेरिएबल है, यानी जो बेस के अंदर नहीं है x2 और x1, उसके अलावा जो जीरो हो रहा है उसको जो एंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग उसके बाद। ठीक, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x2 और x1 की कोई भी वैल्यू आएगी वो और कंडीशन क्या होनी चाहिए, टर्मिनेशन कंडीशन सीजे माइनस जेड की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तब नेगेटिव या फिर जीरो, तब आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं है, आप अगर इसको ये लिखें कि ये आंसर है, वो सही बात है, गलत नहीं है। x2 और x1 की कोरस्पॉन्डिंग जो आपने आंसर दिया वो सही है, लेकिन मल्टीपल ऑप्टिमम में क्या होता है कि बहुत सारे जो x2 और x1 की बहुत सारी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग सेम z आता है। ठीक है, यानी सपोज करिए 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू 3 आई है, और फिर पता चला कि आपने और पॉइंट निकाला है x1 और x2 जो है उसमें 3 और 4 के करस्पॉन्डिंग भी आपके वैल्यू 3 आएगी अगर वो ऑप्टिमम पॉइंट है। ये खासकर तब होता है, और उसमें ग्राफिकल मेथड में ये इसका सेंस क्या है कि कोई कंस्ट्रेंट की लाइन आपकी पक्का ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पैरेलल हो रही होगी। ठीक है, तब आपकी मल्टीपल ऑप्टिमम की कंडीशन बनेगी। बात क्लियर होगी? किसी और कुछ यस सर डाउट है? आगे बढ़े, चलो ठीक। यस सर तो हमारे पास चार हमें अभी जो 4 स्पेशल केसेस देखे, फर्स्ट वन है डीजेनरेसी, सेकंड वन इज अल्टीरियर ऑप्टिमम, लास्ट थर्ड वन इज अनबाउंडेड, फोर्थ वन इज इनफिजिबिलिटी। ठीक, इसके अलावा एक और स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग जनरली पढ़ते नहीं है, उसका रीजन है, उसको बोलते हैं साइक्लिंग। ठीक है, साइक्लिंग में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम टर्मिनेट ही नहीं होती कभी। ठीक, यानी इसका मतलब ये है टर्मिनेट कभी नहीं होगी, सीजे माइनस जेड की वैल्यू कभी भी आपकी सारे के सारे नेगेटिव और जीरो जब ना आ पाए। ठीक, यानी प्रॉब्लम चलती जा रही है, आपने एक टेबल बनाई, दूसरी टेबल बनाई, तीसरी टेबल बनाई, चौथी टेबल, वो प्रॉब्लम किससे चली जा रही है। ठीक, प्रॉब्लम क्या होगी, टर्मिनेट होने से फेल हो जाएगी, यानी टर्मिनेट नहीं होगी, तब हम उसको बोलेंगे साइक्लिंग प्रोसीजर। ये मैथमेटिकली बहुत रेयर फिनोमिना है, मतलब ऐसा बहुत कम प्रॉब्लम्स में होता है, और प्रैक्टिकल इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, मतलब मैथमेटिकली तो इसका रेयर है वैसे ही, ठीक है, बहुत सारी कम प्रॉब्लम है मैथमेटिकली भी, बट प्रैक्टिकल इसका कोई सेंस नहीं है साइक्लिंग वाले का। ठीक, तो इसको हम लोग जनरली बुक्स में इस वजह से साइक्लिंग वाले को देते भी नहीं। तो हमारे पास 4 स्पेशल केसेज हैं +1 ये साइक्लिंग वाला, अगर आप इसको कंसिडर करें। एक बार देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या है स्पेशल केसेस के हमने जो पढ़े। तो सबसे पहला डीजनरेसी में क्या होगा, मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स आई की करस्पॉन्डिंग सेम टाई आपको दे रहा होगा। ठीक, तो हम बोलेंगे डीजनरेसी कंडीशन है। ऑल्टरनेट ऑप्टिमम में क्या होगा, सीजे माइनस जेड जिसमें नॉन बेसिक वेरिएबल है, यानी बेसिक वेरिएबल को छोड़ के किसी में आपको जीरो मिल रहा होगा, तब हम बोलेंगे कि अल्टरनेट ऑप्टिमम। इसके अलावा आपके पास क्या है, अनबाउंडेडनेस वाले केस में क्या होगा कि एक्स आई की जो वैल्यू है या तो वो नेगेटिव होगी, यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो की कॉलम वाला है उसमें या तो नेगेटिव होंगे या तो जीरो होंगे। ठीक, तब हम लोग आगे प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे अनबाउंडेडनेस की कंडीशन। इनफिजिबिलिटी वाले में क्या होगा, आर्टिफिशियल जो वेरिएबल है वो बेस के अंदर रह जाएगा। ठीक है, जब प्रॉब्लम सीजे माइनस जेड की वैल्यू सारी नेगेटिव और जीरो आ चुकी है, तब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके यहाँ पे रह गया, तब हम बोलेंगे इनफिजिबिलिटी। और साइक्लिंग में क्या होगा, प्रॉब्लम कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। तो दीज आर 4+1 कंडीशन फॉर सिंपलेस्ट मेथड। ठीक, ये तो आपका हुआ, ये प्रॉब्लम खत्म। ठीक, अभी तक इसमें किसी को कंफ्यूजन है बिगेम मेथड या स्पेशल केसेस में? हेलो, नो सर। ठीक, तो मैं आज वैसे प्रॉब्लम दे दूंगा, ये स्लाइड भी आपको साथ में शेयर कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप देखिए इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है।
तो पहला क्वेश्चन है, बताइए द फर्स्ट एल्गोरिथम फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग वाज गिवन बाय, ये मतलब गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसने दी थी लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम एल्गोरिथम को? ए बी सी डी बताइए। दिख रहा है आपको? पीपीटी दिख रही है? पीपीटी दिख रही है सबको? यस सर। हाँ, तो ए बी सी डी क्या आंसर है बताओ। चलो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं। द आंसर इज बी, डेंजिग, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को एल्गोरिथम को दिया था, ठीक। इन्होंने ये फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। ये है डेंजिग। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 subject to constraint less than 4, x2 is less than 6, 3x1 plus x2 is smaller than 18, x1 और x1 होगा यहाँ पे, x1 और x2 is greater than 0, ठीक। तो ये बताना है कि ये प्रॉब्लम द लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम है यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिजिबिलिटी है, अनबाउंडेडनेस है कि मल्टीपल ऑप्टिमल कंडीशन है। तो बताइए क्या क्या है, इसका आंसर क्या होगा? इसको चलो एक मैं ट्रिक बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर अगर ये इनफिजिबिलिटी वाली कंडीशन हुई तो इनफिजिबिलिटी वाले में क्या होना चाहिए, एक कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू वाला होना चाहिए, कम से कम एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू वाला होना चाहिए। तब हम सोचेंगे इसको सॉल्व करने की इनफिजिबिलिटी में कंसिडर करें कि नहीं करें। अगर ऐसा नहीं है कि सारे कंस्ट्रेंट एक तरफ को कर रहे हैं तो वो कभी भी इनफिजिबिलिटी वाली नहीं होगी। नंबर 8 हो गया? हाँ सर ऑप्शन नंबर ए और डी होगा क्या? सर बी और डी होगा? नहीं एक ही आंसर है सर एमएसक्यू नहीं हो सकता क्या ये? हाँ सर डी वाला सर पॉसिबल मेरे ख्याल से, एक बार ट्राई करिए देखिए सर। डी वाला कैसे पॉसिबल है? डी वाले के लिए आपको क्या होना चाहिए, देखो देखो मैं बता, इनफिजिबिलिटी वाला नहीं है, बात समझ में आई, ठीक है। डी वाला क्यों नहीं है बता दे रहा हूँ। ये 3x1 प्लस 2x2 है, ठीक है, और इसके पैरेलल कोई भी नहीं है, ना x1 वाला पैरेलल है ना x2 वाला पैरेलल है। 3x1 प्लस x2 है, वो 2x2 होता तो हम लोग सोचते हैं कि ये मल्टीपल ऑप्टिमल कंडीशन दे सकता है। तो क्योंकि कंस्ट्रेंट जो है यहाँ पहले सर इसका एक मेथड होता है सर, स्लो मेथड होता है सर। हाँ स्लो मेथड से करो तब भी सर, इसका एक मेथड होता है स्लो मेथड से कर। हाँ तो उसमें भी क्या होगा, आप स्लोप को वेरी करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो देखिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x1 प्लस 2x2, ठीक है। इसका कोई भी सॉल्यूशन आएगा, मान लीजिए 18 रख लो यहाँ पे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ पॉइंट्स आएंगे, उसका स्लोप ये 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 18 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। इन तीनों में से किसी के बराबर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे होता 3x1 प्लस 2x2 होता तब पॉसिबिलिटी है कि आपको मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि ये जो कोई भी दो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पहला कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डैम श्योर कि हमें कोई भी मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो, ठीक है। अब अनबाउंडेडनेस वाली कंडीशन हो सकती है क्या? उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 4 है और 6 है, ठीक है। तो ये कोई भी यहाँ पे 6 वाली कंडीशन होगी, यहाँ पे कहीं 4 वाली कंडीशन कहीं भी हो सकती है, यहाँ 4 वाली होगी, यहाँ पे 6 वाली होगी, ठीक। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे ये जो है नीचे जाएगा तो क्या आएगा 3 6 जा 18, ठीक। तो ये जो x1 के करस्पॉन्डिंग 6 पे अटैच करेगा, ठीक, यानी यहाँ पे कहीं पे, और x2 करस्पॉन्डिंग कहाँ पे करेगा 18 पे करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लाइन जाएगी और उसके नीचे को तरफ को आएगा, ठीक है। तो कॉमन रीजन आपको मिल जाएगा इसके अंदर तब भी। बात समझ में आ रही है? तो हम ये भी क्लियर है कि अनबाउंडेडनेस वाली कंडीशन नहीं है। इनफिजिबिलिटी वाली क्यों नहीं है? इनफिजिबिलिटी वाली क्यों नहीं है? क्योंकि सारे कंस्ट्रेंट एक तरफ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेस देन वाले क्योंकि इनफिजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, आपको कॉमन रीजन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। कॉमन रीजन कब नहीं मिलेगा, जब एक कंस्ट्रेंट जो है एक तरफ भाग रहा हो और दूसरा कंस्ट्रेंट दूसरी तरफ भाग रहा हो, ठीक है, तभी तो इनफिजिबिलिटी वाली कंडीशन मिलेगी। अगर मान लीजिए ये कंडीशन होती कि दोनों के सारे कंस्ट्रेंट एक तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अनबाउंडेडनेस की कंडीशन हो सकती है बट इनफिजिबिलिटी वाली कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक। तो इस वाले केस में इनफिजिबिलिटी चला गया, अनबाउंडेडनेस को बताया, मल्टीपल ऑप्टिमम इसलिए चला गया क्योंकि कोई भी जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पैरेलल नहीं है कोई भी कंस्ट्रेंट।
और उसके अलावा अनबाउंडेडनेस को हमने थोड़ा सा दिमाग मारने की कोशिश करी। आप अगर ग्राफ बनाएंगे इसमें, ठीक है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग 4 पे टच करेगा 4, x2 करस्पॉन्डिंग 6 पे टच करेगा, और ये कहाँ पे टच करेगा 6,18 पे, ठीक। और ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, और ये दोनों इस तरह से लाइन कहीं पे इस तरह से जाएगी। लेकिन ये नीचे की तरफ कोई रीजन जो है आपका कॉमन रीजन यहाँ पे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। इवन ये लाइन जो है अगर बाहर से भी बन के आ रही है, ठीक है, ये जो कॉमन ये वाली लाइन इस तरह से भी बन के आए, देन ऑल्सो यहाँ पे आपको कॉमन रीजन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। सो ये बात क्लियर होगी कि ये ना ही अनबाउंडेडनेस वाली कंडीशन है, ना ही मल्टी ऑप्टिमम कंडीशन, ना इनफिजिबिलिटी वाली कंडीशन, ठीक है। तो सो द आंसर इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एन यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई? हेलो जी सर, जी सर। चलो ठीक, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देख ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? In the standard form of linear programming problem, all constraints are or of less than or equal to type, of greater than equal to type. In form or equation, some constraints are less than equal to type and some are greater than equal to type. इसका आंसर क्या होगा? इस वाले प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा? पढ़ लीजिएगा। डी भी हो सकता है, हाँ? ए और बी भी हो सकता है। In the standard form, in the standard form of linear programming problem, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी जो कंस्ट्रेंट हो किस तरह से बनाते हैं आप? इक्वल टू टाइप होगा सर। हाँ, तो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन सी, ठीक है, बात क्लियर है? तो सी, इक्वेशन टाइप। हाँ, तो सी इज योर आंसर, ठीक। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बहुत बड़ी दिक्कत में हो वाला, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बेसिक है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कंस्ट्रेंट दिया हो क्वेश्चन में तब, हाँ। जो कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम तो S1 और आर्टिफिशियल ऐड कर देते हैं, हाँ, तो तो वो इक्वेशन हो जाता है। हाँ, तो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही वही है, ठीक है, इक्वेशन बनाना, ठीक। चलो ये अलग क्लियर है, ज्यादा टफ नहीं है। सी इज योर आंसर। आईएएस में एक बार आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड, इफ द कंस्ट्रेंट लाइन वन ऑफ द नॉन रिडंडेंट कंस्ट्रेंट इज पैरेलल टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, देन इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करेगा? ए इनफिजिबल सॉल्यूशन, ए डिजनरेट सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन, ए मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन ध्यान से। इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड, जो कंस्ट्रेंट लाइन है जो कि नॉन रिडंडेंट है, ठीक है, इज पैरेलल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो वो क्या इंडिकेट कर सकता है कि वो इनफिजिबिलिटी सॉल्यूशन है, डिजनरेट सॉल्यूशन, अनबाउंडेडनेस है या मल्टीपल ऑप्टिमम है? ऑप्शन नंबर डी हो गया सर, डी होगा। डी होगा, ठीक। सर मल्टीपल सॉल्यूशन मिल सकता ना सर? सर हाँ। रिडंडेंसी मिलेगी नहीं हमको? हाँ सर जब रिडंडेंसी नहीं मिलेगी सर, मल्टीपल सॉल्यूशन चांस हो सकते हैं ना सर? हाँ, मल्टीपल सॉल्यूशन का इंडिकेट हो सकता है, ठीक है जी। तो दी इज योर आंसर कि ये इंडिकेट कर सकता है कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए। अगर यहाँ पे अगर आपको यही एक और चीज दी होती फिजिबल सॉल्यूशन, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ऐसा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ही डिजनरेट है, एक इनफिजिबिलिटी अनबाउंडेड है, तो वी आर श्योर दैट द आंसर इज डी। वो इंडिकेट कर रहा खाली, ठीक। So last question is, consider the following linear problem. Maximum z equal to 2a plus 3b subject to a plus b less than 10, 4a plus 6b less than 30, 2a plus b is less than 17, where a and b is greater than 0. What one case about this solution? It may contain alternate optimum. The solution will be unbounded. The solution will be degenerate. It cannot be solved by simplex method. बताओ क्या लग रहा है आप लोगों को? ये देखिए, आवाज आ रही है वैसे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, ठीक, आ रही है। यस सर, यस सर। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या क्या आंसर होगा इसका? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखिए और बाकी सारे कंस्ट्रेंट्स को देखिए। देखिए आप, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये 2a ऑप्शन नंबर सर बी का सर एमएसक्यू बन सकता है क्या सर? ये क्या सर एमएसक्यू क्वेश्चन बन सकता है ये सर? नहीं, बी लग रहा है, बी सिंगल आंसर। सर बी की पॉसिबिलिटी सर बी। the solution will be unbounded.
जी नहीं, सर। अनबाउंडेड तो नहीं है इसका आंसर। मैं तो लास्ट देखो इसका, देखो मैं बता वैसे रहा सर हूँ। मैंने सॉल्व नहीं किया सर। जी ये सर। देखो 2a प्लस 3b है, ठीक है। देयर इज 2a प्लस 3b इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक। 2a प्लस 3b इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड अगर इस कंस्टेंट को देखें 4a प्लस 6b इज लेस देन 30। 4a प्लस 6b इज लेस देन 30। अगर इसको मैं देखूं तो आपको एक चीज नहीं लग रही कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन इस कंस्टेंट को 2 से डिवाइड कर दूं, दिस इज गोइंग टू बिकम 2a प्लस 3b इज लेस देन 15, ये नहीं बन सकता? अगर मैं ये 4a प्लस 6b वाले कंस्टेंट को 2 से डिवाइड कर दूं तो इट विल बिकम 2a प्लस 3b लेस देन 15, यस सर। which can be parallel to your which is parallel to your 2a plus 3b, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो कंस्टेंट है दिस इज पैरेलल टू ये जो पैरेलल है इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, ठीक है। सो वन कैन से कि इट मे कंटेन अल्टरनेट ऑप्टिमा, ठीक है। ये भी मे लिखा है कि ये अल्टरनेट ऑप्टिमा हो सकता है, ठीक। बात समझ में? यस सर। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। चलो ठीक है फिर, ठीक है फिर कल हम लोग फिर ड्यूअलिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो वाली में इससे पहले वाली पीपीटी भेज दूंगा आप लोगों को और एक दो क्वेश्चन भी भेज दूंगा चॉइस होगा। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में किसी कंफ्यूजन है क्या? अभी भी बड़ी धीमी से आवाज आई। सर ट्राई नहीं किया सर, थोड़ा सा लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा सर। सही है सर, सर बढ़िया। ये 2a प्लस 3b और ये 4a प्लस 6b, इसको 4a प्लस 6b वाली को लेस देन 30 को 2 से डिवाइड कर दो, विच इज योर 2a प्लस 3b लेस देन 15, ठीक है। अगर मान लो z की कोई भी वैल्यू आती है, 30 आती है, 20 आती है, वो 2a प्लस 3b की वजह से ही पैरेलल होगी ना। तो ये दोनों 2a प्लस 3b, यहाँ पे भी 2a प्लस 3b, तो दोनों फिलहाल पैरेलल ही होने वाली है। क्योंकि आप z की कोई भी वैल्यू रखिए, देखिए क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊं, मैं समझ रहा हूँ आप कंफ्यूजन क्यों है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास 2a प्लस 3b वाली लाइन है, ठीक है। अब मैं अगर इक्वल टू 15 है मान लीजिए, ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 से करूंगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ये जो लाइन है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड साइड को चेंज करूं, 15 को चेंज करूं, यहाँ पे इसको 30 कर दूं, तो ये लाइन ऐसे की ऐसी उठ के पैरेलल हो जाएगी और ऐसे इस तरह से जाएगी। और इसको अगर मैं छोटा करूं तो ये ऐसी की ऐसी होके नीचे की तरफ खिसकने की कोशिश करेगी। बात समझ में आ रही? जब कब तक की वो पैरेलल रहेगी? जब तक कि ये जो है आपका ये 2a प्लस 3b वाला कंडीशन बनी है, तब तक ये लाइंस जो है पैरेलल रहेंगी। अगर ये कोई लाइन है 2a प्लस 3b वाली और इक्वल टू 15 है, ठीक है, सपोज कर लिया, और आपने इसको 15 को उठा के इसको 30 कर दिया, और 30 की वजह से क्या होगा, ये लाइन जो है पैरेलल जाएगी इसके, यहाँ पे 30 की बन गई। अगर इसको मैं अगर यहीं पे 5 कर दूं तो ये लाइन पैरेलल की पैरेलल रहेगी और इस तरह यहाँ पे खिसक जाएगी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वैल्यू इज नॉट गोइंग टू डिसाइड कि ये जो है ये किस एंगल पे रहेगा। एंगल डिसीजन इज टेकन बाय योर कोफिशिएंट्स ओनली, ठीक है। अगर ये मतलब अगर ये राइट हैंड साइड में जब आप चेंज करेंगे तो वो खाली डिस्टेंस चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा, यहाँ से उठ के नीचे चला जाएगा। राइट हैंड साइड वैल्यू खाली वो डिसाइड करेगी ये किस एंगल में जाएगा। इट इज गोइंग टू डिसाइड बाय योर कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स ओनली, ठीक। तो एक बार थोड़ा सा कोशिश करिएगा इसको समझने की। तो आज का लेक्चर खत्म करें फिर। ओके, यस सर।